तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखे होंगे। हाँ, आज हम लेके आए हैं हाई स्कूल विज्ञान के जैव प्रक्रम पाठ से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और हर साल ये पेपर में फंसते हैं क्वेश्चन, और इस साल भी आप लोगों को 100% फंसेंगे। देखो, हम बिना देरी करते हुए टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक है क्लास 10 विज्ञान अध्ययन सरल नोट्स। क्या रहेंगे आपको सरल नोट्स जैव प्रक्रम। हमको महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम पोषण यानी स्वपोषी या परपोषी, अमीबा में पोषण, मानव पाचन तंत्र, श्वसन वसी तथा आवासीय, मानव परिवहन, मानव हृदय, मानव में परिवहन, उत्सर्जन, मानव उत्सर्जन तंत्र, पौधों में उत्सर्जन। तो ये हमें आज पढ़ना है। तो बिना देरी करते हुए हम इनको पढ़ेंगे। मानव में परिवहन भी पढ़ना है, पौधे में उत्सर्जन सब पढ़ना है। तो आज हम बिना देरी करते हुए आज इनको हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हमारा पहला जो टॉपिक है वो कौन सा है? जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। यानी लाइफ प्रोसेस क्या होता है ना, जैव प्रक्रम क्या होता है। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है जीवधारियों के शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए होने वाले समस्त जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है। ये सभी क्रियाएं अनुरक्षण कार्य करती हैं। उदाहरण में है, जैसे आप लोगों को उदाहरण में देते तो पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया। ये हमारे किस में आते हैं? ये हमारे आते हैं जैव प्रक्रम में। किस में आते हैं? ये जैव प्रक्रम में आते हैं। अब आगे देखते हैं हमारा आगे क्या दिया हुआ है। आगे हमारा देखो आगे हमारा दिया हुआ है पोषण। पोषण क्या दिया हुआ है? पोषण। तो देखिए, पोषण क्या होता है? पोषण देखिए, जीवधारियों द्वारा भोजन से पोषण तत्वों को ग्रहण कर उन्हें वृद्धि तथा विकास में उपयोग में लाने की प्रक्रिया को पोषण कहलाती है ना। यानी जो हमारे जीवधारी यानी जो हम कोई भोजन जो पोषक तत्व खाते हैं उनको जो ग्रहण करती है और हमारे शरीर में वृद्धि करती है या हमें ताकत देती है, उस हमें विकास यानी क्या हाइट में बड़ा करना या किसी अंग को बड़ा करना, ये जो प्रक्रिया होती है उसे हम पोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत भोजन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण तथा शरीर के अनुरक्षण क्रियाएं आती हैं। तो पोषण पोषण देखिए, पोषण के आधार पर जीवधारियों को दो वर्गों में बांटा गया है। तो हम देखते हैं ये जो दो वर्गों में बांटा गया है ये कौन सी होती हैं। देखिए, दो वर्गों में बांटा गया है। एक होती है स्वपोषी। स्वपोषी देखो क्या होता है, स्वपोषी की डिफिनेशन देखो क्या होती है। तो स्वपोषी होती है वे जीव जो वातावरण में उपस्थित क्षणिक अकार्बनिक यौगिक जैसे CO2 यानी कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा खनिज लवणों को आदि की अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, स्वयं। ठीक है, और स्वपोषी जीव पोषण के लिए एक दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। उदाहरण में समस्त हरे पौधे। देखो, समस्त हरे पौधे इसलिए दिया गया है कि समस्त हरे पौधे क्या होते हैं कि ये जो समस्त हरे पौधे होते हैं ये इसलिए होते हैं कि इनको कहीं पर अगर ये होते हैं तो ये क्या होता है, प्रकाश में भी अपना भोजन बना लेते हैं ना। तो ये किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, जिसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं ना। उसके बाद देखो, उसके बाद दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाले परिवर्तन। यानी प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसके दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। देखिए, क्लोरोफिल्म द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। जो क्लोरोफिल जिससे के कारण हरी पत्ती बनी रहती है, तो उसके द्वारा क्या होता है, प्रकाश का ऊर्जा का अवशोषण होता है। प्रकाश ऊर्जा एक रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। जो प्रकाश होता है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी कोई भी जैसे प्रकाश पाया है और उससे कोई एक रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और जल के अणुओं तथा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन हो जाते हैं। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो कार्बन हाइड्रोजन अपचयन बनाती है। ठीक है, इसका एक मेन सूत्र होता है ये आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में लिखना भी रहेगा। तो क्या होता है, 6CO2 प्लस के 12H2। इसको सूर्य के प्रकाश में यानी क्लोरोफिल में करते हैं, उसमें क्या बनता है, इसमें हमें दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? ये हमें यहाँ पर दिखाई देता है ग्लूकोज और पानी बनाते हुए दिखाई देता है ना। ऑक्सीजन भी बनाता है हमारा ये ना। तो ये हुई हमारी इसके। अब चलते हैं आगे है विषम पोषण। क्या होता है विषम पोषण? विषम पोषण में होता है वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे को संश्लेषित भोजन पर निर्भर करते हैं। उदाहरण में हो गया समस्त जंतु व फफूंद, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें भी होता है विषम पोषी और विषम पोषी में होते हैं। जैसे वृषण पौधे में होता है मृत पोषक, दूसरा होता है परजीवी पोषक, तीसरा होता है क्या प्राणिसम पोषक ना।
तो इसमें प्रथम में जो आ जाता है, जैसे आ जाता है जीवाणु, आ जाता है कवक, आ जाते हैं। इसमें अमरबील हो जाता है। अमरबील क्या होता है कि किसी भी पौधे पर डाल दो तो वो क्या होता है, उस पौधों पे अपना परपोषी होता है, इसीलिए वो अपने दूसरे पौधे पर वृद्धि करने लगता है। फीताकृमि हो गया। और प्राणिसम में हो जाता है, प्राणिसम में होता है अमीबा, और मनुष्य हो जाता है ना प्राणिसम में। आगे देखते हैं। आगे दिया है, आगे दिया है अमीबा में पोषक। अमीबा देखो, अमीबा का जो ये गोला दिखाई देता है, ये केंद्रक होता है जो कि खाद्य कण होता है। उसमें आधारभूत कूटपाद पाए जाते हैं और खाद्य रिक्तिका भी पाई जाती है, जो कि ये इसकी कोई भी आकार नहीं होता अमीबा का। ठीक है। भोजन को अपने पाद पदाभग पादभग की सहायता से घेर लेता है ना। ये जो कि कोई भी चीज है जो पकड़ता है अमीबा, तो चौगीजों में इधर उधर उसको घेर लेता है। ठीक है। खाद्य रिक्तिका। ठीक है। उसके बाद देखो दिया हुआ है, खाद्य रिक्तता में जटिल पदार्थ व विघटन सरल पदार्थ में किया जाता है। खाद्य रिक्तता जो होती है, बचा हुआ अपचय उस कोशिका सतह की ओर गति करता है। ठीक, जो बच जाता है वो सतह की ओर गति करने लगता है। फिर अमीबा में पोषक शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, और जो बचा हुआ है वो शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। उसके बाद आता है मनुष्य में पोषक। मनुष्य में पोषक विषम पोषी पोषण भी द्वारा होता है, जो कि निम्नलिखित 5 चरणों में संपन्न होता है। तो आपका पहला जो होगा अंतःग्रह, दूसरा होगा पाचन, फिर होगा अवशोषण, फिर होगा स्वांगीकरण, फिर होगा वायु क्षेपण। उसके बाद हम चलते हैं। उसके बाद देखो होगा अंतःग्रह। अंतःग्रह मतलब क्या होता है, भोजन को मुंह में ले जाना। मनुष्य पहले भोजन करता है तो पहले मुंह में ले जाता है। उसके बाद भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल तत्वों में टूटता है। वो किसकी सहायता से टूटता है, वो भी आप लोगों को पता है कि हम लोग जब भोजन खाते हैं तो दांत की मदद से हम इसको भोजन को तोड़ते हैं, है ना, या खंडित करते हैं। फिर होता है अवशोषण, भोजन में बचे हुए पोषक तत्वों को अवशोषण करता है। ठीक है। फिर होता है स्वांगीकरण, अवशोष आवश्यक पोषण तत्व को कोशिकाओं में पहुंचाना तथा उनका उपयोग होना, है ना। ये क्या करता है, स्वांगीकरण होता है। बहिक्षेपण क्या होता है, बहिक्षेपण होता है अवशोषित भोजन में पश्चात शेष बचे हुए अपशिष्ट का शरीर से बाहर होना, यानी जो हमारे काम का नहीं होता है उसको ये क्या करता है, शरीर से बाहर कर देता है ना। इसके बाद हम चलते हैं अगला। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला टॉपिक हमारा दिया है अगला दिया है मानव पाचन तंत्र। ये क्या है, मानव पाचन तंत्र दिया हुआ है। देखिए देखिए मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र में क्या दिया हुआ है, आहार नाल और एक होता है पाचन ग्रंथि। तो पहले आहार नाल में मुख्यतः कितने भाग होते हैं, आहार नाल में 6 भाग होते हैं। जो होता है मुंह गुहा होता है, फिर ग्रसनी होती है, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर गुदा होता है। पाचन ग्रंथि की बात हो तो ये 4 होती है लाल ग्रंथि, यकृत यानी जिसे लीवर बोलते हैं, जठर ग्रंथि होती है, अग्नाशय होती है। तो ये देखिए आपका मुंह है, यहाँ से खाना होता है, ग्रस नली के द्वारा चला जाता है, ग्रस नली के द्वारा अमाशय में जाता है, अमाशय के बाद यकृत से पित्ताशय से पित्त रस स्रावित होकर ये छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़े होकर मलाशय द्वारा निकल जाता है ना। तो ये हो गई आपकी डिप्रेशन। और ये आपको चित्र मेन इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि आप पहले इसको चित्र बनाना। चित्र आप लोगों को बनाने के लिए आएगा, तो आप लोग चित्र ना बनाना मत भूलना। तो मानव पाचन तंत्र का चित्र रहेगा। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है जिसे हम बोलते हैं श्वसन। ये क्या है, ये श्वसन है हमारा। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवधारी शरीर को कोशिकाओं में ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन की असीमितता द्वारा ऊर्जा को निर्माण होता है, श्वसन कहलाती है। ठीक है। उसके बाद मनुष्य मुख्य रूप से 2 भागों प्रकार में होता है। एक होता है वाष्पीय श्वसन और होता है अवाष्पीय श्वसन। तो वाष्पीय श्वसन का क्या काम होता है, ये होता है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। इस प्रक्रिया को ऑक्सीजन का पूर्ण विघटन होता है। इसमें अंतिम उत्पाद में रूप में CO2 गैस जल बनाते हैं। वहीं पर अगर इसको अवायवीय श्वसन बोले तो वहां पर अवायवीय श्वसन में ये होता है कि जहां ऑक्सीजन के अनुपस्थित होने की प्रक्रिया, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विघटन नहीं हो पाता है। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखो इसमें दिया हुआ है, इसमें अंतिम उत्पादन इथेन तथा CO2 बनाता है, यानी इथेनॉल। और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आवासीय श्वसन में काफी कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। अवशोषण की यह विधि सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है। इसमें क्या किसमें पाई जाती है, ईस्ट या जीवाणु में भी पाई जाती है। और इसमें देखो इसमें दिया है, इस अंतिम उत्पाद में रूप में CO2 गैस तथा जल ही बनाते हैं। इसमें क्या बनाता था, एथेनॉल तथा CO2 बनाता है। इसमें सिर्फ CO2 और जल बनाता है। वायवीय श्वसन में अधिक्रिया मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। और श्वसन की यह विधि बहुकोशिकीय जीवों में उत्पन्न होती है, जो कि बहुकोशिकीय होते हैं उसमें ये उत्पन्न होती है। ठीक है।
तो अब आगे हम देखते हैं अगला हमारा जो दिया है, अगला दिया है हमारा ग्लूकोज और विखंडन। क्या दिया हुआ है? अगला दिया है ग्लूकोज और विखंडन। तो इसका क्या काम होगा? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H2O6। इसका मतलब ये क्या होता है? ग्लूकोज भोजन है ना, पायरूवेट प्लस ऊर्जा। तो अब हम इसको आगे देखते हैं। देखो आगे देखते हैं तो इसमें क्या दिया है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनाता है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में एथेनॉल प्लस CO2 गैस प्लस ऊर्जा बनाता है। अभी हम आगे आप लोगों को भी बता चुके हैं। आगे हम टॉपिक देखेंगे। अगला हमारा टॉपिक जो है, जो कि दिया है मानव में परिवहन। तो मानव में परिवहन जो कि हमारा अगला टॉपिक दिया गया है, ये मानव में परिवहन अत्यधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको मिस मत करना। तो अगला हम देखते हैं। अगला दिया है मनुष्य में यानी मानव में शरीर में आवश्यक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, पोषक तत्व आदि को एक स्थान समस्त केशिका तक पहुंचाने में परिवहन कहते हैं। ठीक है। मानव में परिवहन के लिए एक विकसित भली भांति बना हुआ होता है, जिसे वो परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र के मुख्य अंग होते हैं रुधिर, रुधिर से वाहिनी, वाहिनी से हृदय। ठीक है। रुधिर से देखो, रुधिर की क्या होता है? रुधिर भी तो हमारे दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है कोश रुधिर कोशिकाएं। ये 45% तक भाग होता है और ये 55 का भाग होता है। देखो कुछ जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं उनमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है, स्वाद भी पाई जाती है, प्लेटलेट्स से भी पाई जाती हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रुधिर कोशिकीय एक कार्य होता है। ठीक है। लाल रुधिर कणिकाएं यानी RCB से बोलते हैं, इनमें हेमोग्लोबिन होता है। इसके कारण ये क्या होती है? लाल रंग से, इसमें लाल रंग होता है। मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर के लिए प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाई का वापस लाना। ऑक्सीजन ये पहुंचाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर ले जाती हैं ना, तो इनका काम यही रहता है। और ये जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद ये लाल कणिकाएं मर जाती हैं। फिर आती है हमारी, जो कि हमारी दी हुई है, जो कि हमारा दिया है श्वेत कणिकाएं, जिसे WBC बोलते हैं। इनका जीवन काल कितना होता है? इनका जीवन काल होता है 2 से 3 दिन। ये श्वेत होती हैं, वो 2 से 3 दिन में खत्म हो जाती है और उसके बाद नई बनती है। इनका मुख्य कार्य होता है शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना और रोगाणुओं को जीवन को भक्षण करना। जो रोगाणु होते हैं उनको क्या करती हैं? भक्षण करती हैं। जो हमारी क्या होती है? श्वेत कणिकाएं। उसके बाद आता है हमारा प्लेटलेट्स, जिसे बोलते हैं बिम्बाणु। इसका जीवन काल क्या होता है? इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। इसका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाने में मदद करना। जब किसी हमारा चोट लग जाता है तो जब रक्त का थक्का बनता है तो ये इसी का काम होता है। मानव हृदय आया है हमारा अगला टॉपिक। तो मानव हृदय देखेंगे। मानव हृदय विशेष प्रकार का हृदय पेशियों से बना होता है। आज हम लोग ये भी देखेंगे कि इसका चित्र भी कैसे बनाया जाता है। ये आपका चित्र रहेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र रहेगा। ये आप लोगों को चित्र को मिस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये पूछे जाने वाला चित्र है और हर साल रिपीट होता है। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। 2 ऊपरी में दायालिंद कहते हैं और नीचे में निचले अपेक्षा कुछ बड़े निलय कहते हैं। कार्य होता है शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। जो हृदय के सिकुड़न को प्रकुंचन, स्टोल तथा शिथिल होने पर अनुशिथिल यानी डायस्टोल कहते हैं। ये इसका काम होता है। ये होता है दाहिना निलय है ना, इसका बोलते हैं दाहिना अलिंद या बाया अलिंद है ना। तो ये आप लोगों को का काम होता है। ठीक है। ये आपका का बायां, ये होती है सिरकाएं। तो हम अगला देखेंगे, बस इतना ही। और ये होता है आप लोगों को धमनी और शिरा में अंतर लिखने के लिए आ जाता है। धमनी और शिरा में अंतर लिखने के लिए नहीं भूलना। धमनी शिराएं ऑक्सीजन युक्त होती हैं और हृदय के शरीर में विभिन्न अंगों तक पहुंचती हैं और इनकी भातियां मोटी तथा लचीली होती है। धमनी में कपाट नहीं होते हैं। ये शरीर में गहरी स्थिति होती हैं। तो ये रक्तदाब अधिक होता है इनका, जो होता है रक्तदाब जो होता है इनका रक्तदाब बहुत अत्यधिक होता है। और उसके बाद हम चलते हैं, जो कि दिए हुए हैं कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो ये दिए हुए ये जो शिराएं होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के अंगों में हृदय तक लाते हैं ना, ये जो काम करती हैं। इनकी भांतियां पतली तथा कम लचीली होती हैं। शिराएं में कपाट होते हैं। शरीर में ऊपरी सतह पास में स्थित होती है। इसमें रक्तदाब कम होता है। तो थैंक यू सो मच। आज